केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में अब हम कुछ आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या फिर हम इसे कहें कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स कैसे होता है उसकी पूरी मैकेनिज्म को डिटेल में समझ के हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब अल्केन की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले कंबशन। तो ये हमारी कंबशन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, कंबशन का मतलब हम लोग सब जानते हैं पहले से भी। कंबशन का मतलब होता है एक तरह से बर्निंग, किसी चीज की बर्निंग, किसी चीज को जलाना। तो अल्केन्स का कंबशन करेंगे, कैसे कंबशन करते हैं और क्या प्रोड्यूस होता है उसको जरा समझते हैं। तो अल्केन्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और O2 आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू बिकम CO2 एंड H2 इज रिलीज्ड। मतलब किसी भी अल्केन को अगर हीट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए क्योंकि बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर किसी अल्केन को हीट किया जाता है तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। कहने का मतलब वो अल्केन पूरा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्केन का मॉलिक्यूल कैसा भी हो, उसका कंबशन करने पे वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही H2O रिलीज होगा, H2O वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होगा। एक तो ये बात हुई, एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखनी चाहिए कि द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो कंबशन की रिएक्शन है ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें काफी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता हो। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड आफ्टर कंबशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को जलाने से, उनका कंबशन करने से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। अब एक बात यहीं पर समझ लेनी जरूरी है, हमेशा के लिए बात याद रखनी है। हम लोग जानते हैं कि फ्यूल्स का हम यूज करते हैं एनर्जी लेने के लिए। फ्यूल्स में जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इसके अलावा केरोसिन ऑयल हुआ, इसके अलावा LPG सिलेंडर्स में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है वो हुआ। ये सभी कहीं ना कहीं एक तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जितने भी हाइड्रोकार्बन है हमारे नेचर में, सभी हाइड्रोकार्बन में एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोकार्बन्स का अगर कंबशन किया जाए, यानी उसे अगर जलाया जाए, तो काफी एनर्जी हीट की फॉर्म में हमें मिलती है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज अगर हाइड्रोकार्बन्स का हम अपने लाइफ में करते हैं तो वो उनका इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, LPG, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ये सब हाइड्रोकार्बन के ही एग्जाम्पल्स हैं। किसी में किसी अलग तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, किसी में दूसरी तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। किसी में एलिफेटिक होता है, किसी में एरोमेटिक होता है, किसी में अल्केन होता है, किसी में अल्कीन होता है। लेकिन जितने भी हाइड्रोकार्बन है सब में ये प्रॉपर्टी कॉमन है कि अगर उनका कंबशन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं। तो क्योंकि अल्केन भी एक हाइड्रोकार्बन है तो उसका कंबशन भी हाईली एक्सोथर्मिक है। इसको समझने के लिए एक सबसे सिंपल अल्केन लेते हैं, मीथेन। मीथेन का अगर कंबशन किया जाए, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया है, तो हम देख सकते हैं कि CO2 एंड H2O प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन अगर हम यहां पर ये देखें कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, सबसे पहले ये सिंबल है रिलीज ऑफ एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, डेल्टा H। यहाँ पर ये C बता रहा है कंबशन की एनर्जी है, इसीलिए डेल्टा H। हालांकि इसके बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये याद रखना है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको डिनोट इस तरह से किया जाता है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये बताने के लिए है कि एनर्जी रिलीज हुई है। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? 890 किलो जूल। एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है, तो 890 किलो जूल पर मोल। यानी अगर हम 1 मोल इथेन को कंबशन करें, 1 मोल इथेन को बर्न करें, उसका कंप्लीट कंबशन करवाएं, तो हमें 890 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी मिलेगी। जूल नहीं, किलो जूल, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने जूल्स एनर्जी मिलेगी सिर्फ 1 मोल मीथेन का। 1 मोल मीथेन का अमाउंट बहुत ही कम होता है, लेकिन सिर्फ 1 मोल मीथेन को भी बर्न करने से इतनी एनर्जी मिलेगी। अगर हम 10 मोल 50 मोल का बर्निंग करेंगे तो हमें कितनी ज्यादा एनर्जी मिल सकती है सिर्फ मीथेन से, और वो भी तब जब से सबसे छोटा अल्केन है, सबसे सिंपल अल्केन है। इससे बड़े अल्केन्स जो होंगे, जिसमें 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 50 कार्बन हो, 10 कार्बन वाले तो कम से कम होते ही हैं हमारे पास, बहुत कॉमनली अवेलेबल। ऐसे कार्बन वाले अल्केन्स का कंबशन करने पे तो 1 मोल पे तो और भी बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। उसके कुछ एग्जांपल हमने लिए, जैसे इथेन। इथेन का कंबशन किया, फिर से प्रोडक्ट में इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, प्रोडक्ट हर बार CO2 और H2O ही बनेगा, चाहे हमारा अल्केन कैसा भी हो। ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन को अगर कंबशन करेंगे तो फिर से CO2 और H2O, और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, 2875 किलो जूल पर मोल। 4 कार्बन है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई।
अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, मैंने जो रिएक्शंस लिखी है इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है। ऑब्वियसली जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में हमें उतने कार्बन्स नहीं दिख रहे हैं या एटम्स बैलेंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम बैलेंसिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मेरा मकसद इस टाइम इस रिएक्शन में सिर्फ प्रोसेस को समझाना है। बैलेंसिंग हम सब कर सकते हैं। जैसे इसमें 4 कार्बन है तो ऑब्वियसली इधर एक CO2 मॉलिक्यूल तो प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर 1 मोल का कंबशन करेंगे तो यहाँ पे 4 मोल CO2 प्रोड्यूस होने चाहिए, क्योंकि अगर 4 कार्बन इधर है तो 4 कार्बन इधर भी होने चाहिए। ये सब बातें हम जानते हैं, तो इसकी बैलेंसिंग तो हम खुद भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि रिएक्शन कैसे होती है और क्या प्रोड्यूस होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है अल्केन्स की। अल्केन्स की ही नहीं, हम जितनी बार हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, अल्कीन्स पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे, अल्काइंस में भी देखेंगे, हर जगह हाइड्रोकार्बन्स की सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी अगर कोई है तो वो है उनका कंबशन। काफी एफिशिएंट होता है हमारे लिए एज अ फ्यूल, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं इसको। अब कंबशन से ही रिलेटेड थोड़ी सी बातें और जान लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कंबशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है। किसी अल्केन का कंबशन होने के लिए शर्त ये रखी गई है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, हम हीट तो कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन जितना होना चाहिए उस अल्केन के पास, उस अल्केन के साथ उतना ऑक्सीजन नहीं है, इनसफिशिएंट अमाउंट है, तो ऐसे केस में कंबशन होता तो है लेकिन हम उसको इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं, और उस केस में हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े से अलग होते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन कैसे होता है उसको समझते हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि इफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज अवेलेबल देन इनकम्प्लीट कंबशन अकर्स एंड कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड। यानी अगर सफिशिएंट अमाउंट होगा तब तो CO2 बनेगा, लेकिन इनसफिशिएंट अमाउंट अगर ऑक्सीजन का अवेलेबल होगा तो CO2 नहीं बनेगा, कार्बन ब्लैक फॉर्म होगा। उसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि यही मीथेन को अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है और CO2 की बजाय कार्बन फॉर्म होता है। कार्बन, प्योर कार्बन, उसी को कार्बन ब्लैक कहते हैं, प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है इनकम्प्लीट कंबशन के केस में। और ये जो कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है इसका यूज किया जाता है इंक बनाने में। जो ब्लैक कलर की इंक होती है या जो मार्कर में जो ब्लैक कलर की इंक होती है, तो उसके लिए हम लोग कार्बन ब्लैक का यूज करते हैं। जहां भी ब्लैक कलर हमें चाहिए कार्बन ब्लैक वहां पर यूजफुल होता है। खैर, इनकम्प्लीट कंबशन की ये रिएक्शन है, ये भी याद रखनी है। कई बार ये भी होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन होने से कार्बन ब्लैक ना फॉर्म होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म भी हो सकता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि CO2 प्रोड्यूस होना चाहिए। कंप्लीट कंबशन जब भी होगा तो CO2 प्रोड्यूस होगा, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन ब्लैक फॉर्म होगा और मे बी कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म हो सकता है। तो ये बातें अगर हम समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये भी ऑक्सीडेशन की ही प्रॉपर्टी है। कंबशन के केस में हमने एक बात की थी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड की। हमने कहा था कि जब अल्केन्स को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में, और हम ये मान के चलते हैं कि काफी ज्यादा अमाउंट में एयर है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में एयर है, तो उस केस में अल्केन्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमने देखा था कि अगर इनसफिशिएंट होगा तो फिर CO2 नहीं बन पाएंगे, तब कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ब्लैक बन जाते हैं। अब एक तीसरा केस है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का। यहां पर ना तो हम पूरी तरीके से उसे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने देंगे अल्केन को, और ना ही उसको इनकम्प्लीट कंबशन होने देंगे। हम इस बार एक कंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शन करवाएंगे, और कंट्रोल करने के लिए या तो हम किसी कैटलिस्ट का यूज करेंगे या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, जो रिएक्शन में ना तो कंबशन होने देगा ना इनकम्प्लीट कंबशन होने देगा, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन करवाएगा। और ऑक्सीडेशन हम सब जानते हैं क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो कहा गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कैसे करवाते हैं उसके बारे में पहले एक बात समझनी चाहिए, वो है कि जनरली अल्केन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। अल्केन जनरली रिएक्ट नहीं करते। वैसे भी हम जानते हैं कि अल्केन्स काफी कम रिएक्टिव होते हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं क्यों। तो इसीलिए वो जनरली ऑक्सीडेशन भी नहीं करते। लेकिन दोज अल्केन्स which have 3 degree hydrogen are oxidized in presence of potassium permanganate KMNO4 to produce alcohols। लेकिन वो अल्कोहल, बेग यू पार्डन, वो अल्केन्स जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है हम जानते हैं, अभी एक एग्जांपल लेंगे तो दोबारा समझ लेंगे। लेकिन जिस अल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। किसकी प्रेजेंस में? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये KMNO4, इसका यूज हम बार बार आगे करेंगे।
ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं इसको, KMNO4। तो इसकी प्रेजेंस में उन एल्केन्स का ऑक्सीडेशन हो सकता है और वो क्या बनाते हैं ऑक्सीडेशन के बाद? अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है वो भी अभी देख लेंगे। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अल्केन्स का जनरली तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन जिस अल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा उनका हो सकता है KMNO4 की प्रेजेंस में। ये देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हमारे पास ये अल्केन है 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल प्रोपेन को हम KMNO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। KMNO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जनरली अल्केन्स तो ऑक्सीडेशन में नहीं शो करते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन शो नहीं करते हैं, लेकिन ये अल्केन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस पे एक 3 डिग्री हाइड्रोजन है। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? हम जानते हैं ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था हमने। 1 डिग्री कार्बन इसलिए क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इस पे लगे हुए जितने भी हाइड्रोजन है उनको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहा जाएगा। इसी तरीके से इस कार्बन को भी 1 डिग्री कहा जा सकता है। ये भी 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री और ये कार्बन भी 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बन्स हैं, और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बीच वाले कार्बन को देखा जाए तो इस साइड से और ऊपर से ये 3-3 कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन हुआ और उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन भी इसीलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। तो एक ऐसा अल्केन है ये जिसमें कहीं ना कहीं एक 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो पीछे जो बात हमने लिखी है उसके हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इससे इसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से अल्कोहल कन्वर्ट होना चाहिए, यानी अल्कोहल बनना चाहिए। तो कैसे रिएक्शन होती है वो बड़ा आसान है, देखते हैं। होगा ये कि जब KMNO4 की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हैं, अब क्योंकि इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा कि जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो हट जाएगा, उस कार्बन पे उस हाइड्रोजन की जगह अब एक OH ग्रुप लग जाएगा। ये OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। ये जहां भी लगता है उस वजह से उस अल्कोहल को, उस कंपाउंड को अल्कोहल कहा जाता है। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम जानते हैं पहले से, नोमेनक्लेचर के टाइम में इसकी बात की होगी हमने। बट ये एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। जिस भी मॉलिक्यूल में OH प्रेजेंट होगा वो एक अल्कोहल होता है। इसका अगर IUPAC नेम देखें तो हम कह सकते हैं 2-मिथाइल प्रोपैन 2-ऑल। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। तो जहां भी 3 डिग्री हाइड्रोजन हो अल्केन में, उनका KMNO4 से ऑक्सीडेशन करवा के अल्कोहल कन्वर्ट करवाया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से एक दूसरा हमने अल्केन लेके देखा। इसमें भी हम देखते हैं कि ये वाला कार्बन सिर्फ 3 डिग्री है, इसलिए इस पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन है। इसका भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो हाइड्रोजन हटके उसकी जगह OH लग जाएगा। तो रिएक्शन बहुत ही आसान है, याद रखना। इस तरीके से किसी भी अल्केन का ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर बार हमें क्या लेना है? KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराने का तरीका हुआ। इसमें हम ना तो उसको फ्रीली कंबशन करने दे रहे हैं ताकि वो CO2 में कन्वर्ट हो जाए, और ना ही हम उसका इनकम्प्लीट कंबशन ही होने दे रहे हैं ताकि वो कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए। हम उसका ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से करवा रहे हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कंट्रोल्ड मैनर में उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक खास तरह का प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि इस केस में अल्कोहल बना रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसी भी अल्केन के लिए। कुछ ऑक्सीडेशन की पर्टिकुलर रिएक्शंस भी हमारे सिलेबस में दी हुई हैं, हमारी बुक में हम देखेंगे तो कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, उनको हमें सिर्फ याद रखना है। एक तो ये बात याद रखनी ही है कि किसी भी अल्केन जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा तो उसको KMNO4 के साथ ऑक्सीडाइज कराएंगे तो अकॉर्डिंगली अल्कोहल बन जाएगा, वो H हट के OH लग जाएगा। इसके अलावा 2-3 रिएक्शन हमारे बुक में और हैं जिनको हमें एज इट इज याद ही रखना है। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, वो क्या है उस रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ये 3 रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शन, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, 523 केल्विन टेम्परेचर पे और 100 ATM प्रेशर पे। ये ATM प्रेशर होता है। अगर इस कंडीशन पे इस तरह से रिएक्शन करवाई जाए तो मीथेनॉल फॉर्म होता है। ये पूरी रिएक्शन बस हमें याद रखनी है। दूसरी रिएक्शन है वही मीथेन है, फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं बट कैटलिस्ट चेंज कर दिया। ऊपर कॉपर लिया था, इस बार मॉलिबेडनम ट्राइऑक्साइड या सिंपली मॉलिबेडनम ऑक्साइड हमने लिया है। मॉलिबेडनम ये MO, मॉलिबेडनम है एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो मॉलिबेडनम ऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करेंगे तो फिर इस बार प्रोडक्ट बनेगा मीथेनल HCHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा। मतलब अगर कॉपर के साथ करेंगे तो अल्कोहल बनेगा CH3OH, जबकि अगर मॉलिबेडनम ऑक्साइड के साथ उसी मीथेन और ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो मीथेनल बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखनी है। और एक तीसरी रिएक्शन है इथेन वाली। इथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें इसकी प्रेजेंस में, यह है मैग्नीज डाइएसीटेट, जिसका नाम मैंने नीचे लिख दिया है, मैग्नीज डाइएसीटेट। इसकी प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसका IUPAC नेम इथेनोइक एसिड है, प्लस वाटर भी इस केस में प्रोड्यूस होगा।
तो ये रिएक्शंस हमें, ये 3 रिएक्शंस हमारी बुक में क्योंकि गिवन है तो मे भी एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, इसलिए इनको याद रखना एक बार जरूरी है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? आइसोमराइजेशन। हम लोग आइसोमर्स जानते हैं, ये कुछ आइसोमर्स से रिलेटेड है। इस प्रॉपर्टी में कुछ आइसोमराइजेशन होता होगा, यानी आइसोमर्स फॉर्म होते होंगे, इसलिए इसको आइसोमराइजेशन कहते हैं। क्या है रिएक्शन, उसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स, जिसको हम एन एल्केन्स भी बोलते हैं कॉमनली। स्ट्रेट चेन अल्केन हम जानते हैं कैसा अल्केन जिसमें सभी कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में हो, कोई ब्रांच में ना हो, तो ऐसे स्ट्रेट चेन अल्केन्स जिनको हम एन एल्केन्स भी कह सकते हैं। ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब एकदम ड्राई AlCl3 होना चाहिए, वाटर कंटेंट उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, वो ड्राई AlCl3 होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl गैस, हम जानते हैं HCl एक एसिड है, लेकिन ये हमें इस समय एसिड की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें गैस की फॉर्म में चाहिए, HCl की गैस भी हो सकती है। तो एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl गैस कन्वर्ट इनटू इट्स आइसोमर्स। फिर से, स्ट्रेट चेन अल्केन्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl गैस कन्वर्ट इनटू इट्स आइसोमर्स, यानी ये जो अल्केन है ये अपने ही आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर इनको हीट किया जाए इन दोनों की प्रेजेंस में, AlCl3 एंड HCl की प्रेजेंस में। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं ये हेक्सेन का। हेक्सेन में 6 कार्बन है, सभी स्ट्रेट चेन में है, तो ये इसको एन हेक्सेन भी कह सकते हैं कॉमनली, वैसे IUPAC नेम तो इसका हेक्सेन है ही। इसको हमने हीट किया एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl के साथ, तो हम देख सकते हैं कि ये 2 प्रोडक्ट्स बने हैं, ये दोनों ही इस एन हेक्सेन के या हेक्सेन के आइसोमर्स हैं। कैसे? क्योंकि कार्बन इसमें भी 6 हैं, 5 स्ट्रेट चेन में और 1 ब्रांच में। इसका अगर IUPAC नेम देखेंगे तो ये है 2 मिथाइल पेंटेन, जबकि नीचे है 3 मिथाइल पेंटेन, तो ये हमारे आइसोमर्स बने हैं हेक्सेन के ही। तो इसका मतलब इस पूरी प्रोसेस में आइसोमराइजेशन हुआ है, हमारा जो रिएक्टेंट था उसके प्रोडक्ट में उसी के आइसोमर्स बने हैं। कब? जब हम इस रिएजेंट के साथ AlCl3 और HCl के साथ इसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं। आई होप ये रिएक्शन बहुत क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके अलावा इसमें और भी आइसोमर हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 आइसोमर्स लिखे, मैंने नीचे एटसेट्रा लिख दिया है। इसके जितने आइसोमर्स हैं वो सब बन सकते हैं, जितने भी आइसोमर हैं हेक्सेन के वो बन जाते हैं, इसलिए हमें एक मिक्सचर मिलेगा, बहुत तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, कभी 2 मिथाइल प्रोपेंटेन मिलेगा, उसी में 3 मिथाइल पेंटेन भी मिल जाएगा, इसके और भी जो आइसोमर्स होंगे वो भी मिल जाएंगे। तो जितने भी अल्केन जिनमें सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, अगर उसको इस तरह से हीट किया जाए तो उसके आइसोमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन की इस प्रॉपर्टी को हम लोग आइसोमराइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है एरोमेटाइजेशन। अब ये एरोमेटाइजेशन क्या है? अभी अभी हमने आइसोमराइजेशन पढ़ा है, अब ये उसी से मिलता जुलता है एरोमेटाइजेशन। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, यानी अल्केन को हम कुछ इस तरीके से हीट करेंगे कि वो अल्केन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात हमने एकदम शुरू में की थी, हालांकि अभी भी हम नहीं जानते कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल मैंने उस टाइम बता दिया था कि बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो अब देखते हैं कि इस प्रोसेस में, इस प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है कि स्ट्रेट चेन अल्केन, वंस अगेन हमें स्ट्रेट चेन अल्केन्स चाहिए, यानी एन अल्केन्स। तो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स, इस बार एक कंडीशन और लगा दी है, पिछली बार ऐसी कंडीशन नहीं थी आइसोमराइजेशन में, इस बार कहा है कि 6 या उससे ज्यादा कार्बन एटम होने चाहिए चेन में, ठीक है। ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन, यानी 500 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, और 10 to 20 ATM प्रेशर भी काफी ज्यादा है। नॉर्मल हमारे सिर के ऊपर जो प्रेशर लगता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर होता है वो होता है 1 ATM का, उससे 10 या 20 गुना ज्यादा प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा कंटेनर में जहां पे ये एरोमेटाइजेशन करना है। तो इस टेम्परेचर पे हीट करना है, इस प्रेशर को लगाना है, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट चाहिए हमको, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक वैनेडियम ऑक्साइड V2O5, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 और मॉलिबेडनम ऑक्साइड। तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। मॉलिबेडनम ऑक्साइड थोड़ी देर पहले भी देखा हमने एक जगह, तो मॉलिबेडनम ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में अगर हीट किया जाए इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे एक ऐसे स्ट्रेट चेन अल्केन को जिसमें 6 या उससे ज्यादा कार्बन होते हैं, तो इट प्रोड्यूस बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये बेंजीन बनाता है या इसी से मिलता जुलता इसका डेरिवेटिव बनाता है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो अल्केन को हीट करने से वो बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, यानी हमारा जो अल्केन था जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था वो एक बेंजीन में कन्वर्ट हो गया जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कह देते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे कि हेक्सेन एक स्ट्रेट चेन अल्केन है, 6 कार्बन है, इसमें कंडीशन थी कि 6 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए, 6 या 6 से ज्यादा।
तो 6 से ज्यादा 6 कार्बन है इसमें हेक्सेन में। इसको हम लोग हीट कर रहे हैं वेनेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जैसा टेम्परेचर और प्रेशर कहा गया है उसी कंडीशन पे। तो ये हेक्सेन 6 मेंबर वाली बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 कार्बन की चेन है इसमें, जबकि यहां पर 6 कार्बन रिंग में है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है और बीच में पाई बॉन्ड्स भी आ गए। ये स्ट्रेट चेन इस तरह से रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? स्ट्रेट चेन पे जगह जगह से सभी कार्बन पे से हाइड्रोजन को हटाना है, एक एक हाइड्रोजन सब पे से हटाना है और दोनों टर्मिनल कार्बन पे से दो दो हाइड्रोजन को हटाना है। इस तरीके से हटा करके ये बेंजीन बन जाता है। हमको मैकेनिज्म में नहीं जाना है फिलहाल, सिर्फ इतना याद रखना है कि हेक्सेन का बेंजीन में कन्वर्जन हो जाता है अगर उसको इस तरह से हीट किया जाए। एक दूसरा अल्केन देखते हैं, हेप्टेन। इसमें एक कार्बन और ज्यादा है, 7 कार्बन है इसमें, 6 से ज्यादा। अगर इसको फिर से उसी तरीके से हीट किया जाए, कैटलिस्ट हमें पता है तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, वेनेडियम, मॉलिबेडनम या क्रोमियम ऑक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर मॉलिबेडनम ऑक्साइड ले लिया है। इसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? इसको बन रहा है बेंजीन बन रहा है और उसके ऊपर CH3, क्योंकि इसमें 7 कार्बन थे ना, तो सिर्फ बेंजीन बनता तो 6 ही कार्बन होते, वो 7वां कार्बन कहां जाता? तो 7वां कार्बन उसी के ऊपर एक इस तरह से ब्रांच की फॉर्म में लग जाता है। तो इस 7 कार्बन की चेन थी, तो इसलिए जो कंपाउंड बना है वो बना है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, 7 कार्बन इसमें भी हैं। और इसका कॉमन नेम है टॉल्वीन। नोमेनक्लेचर करते वक्त ये नाम हमने एक बार देखा है, टॉल्वीन। वैसे इसका IUPAC नेम होगा मिथाइल बेंजीन। तो इस तरीके से हम एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, यहां पे भी बेंजीन रिंग है तो ये भी एरोमेटिक है। तो क्योंकि हमारा अल्केन जो एलिफेटिक था वो हीट करने की वजह से, इस तरह से हीट करने की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहा जाता है। ओके, अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है पहले यही समझ लेते हैं। पायरोलिसिस में पायरो का मतलब होता है फायर यानी हीट एक तरह से, और लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो फायर से टूटना, हीट करने से किसी चीज का टूटना पायरोलिसिस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि लॉन्ग चेन अल्केन्स, ऐसे अल्केन जो लंबी लंबी चेन होती है जिनमें बहुत सारे कार्बन होते हैं। जरूरी नहीं है इस बार कि स्ट्रेट चेन ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लिखा होता, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉन्ग चेन अल्केन होने चाहिए। ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, उनको हीट करना है बहुत हाई टेम्परेचर पे, एयर की एब्सेंस में, प्रेजेंस में नहीं होना चाहिए। अगर प्रेजेंस में हीट करेंगे तब तो कंबशन हो जाएगा, पहले ही पढ़ चुके हैं। इस बार एब्सेंस ऑफ एयर है, एयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? ब्रेक इनटू स्मॉलर अल्केन्स, तो बस वो लॉन्ग चेन अल्केन ब्रेक होकर के छोटे छोटे अल्केन बन जाएंगे, यानी कि लिसिस हो जाएगा, टूटना। मैंने कहा था ना, फायर एंड लिसिस, हीट करने से टूटना। तो पायरोलिसिस हो रहा है अल्केन का। तो जैसे ये अल्केन है, इसमें 6 कार्बन है, हमने इसके N मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यानी हेक्सेन के N मॉलिक्यूल्स लिए हैं, और इसको हीट कर रहे हैं इतने हाई टेम्परेचर पे, 500 डिग्री सेल्सियस या 773 केल्विन टेम्परेचर पे। तो देखो क्या क्या बन रहा है। प्रोपेन बन गया, उससे छोटा कार्बन है तो यही टूट जाएगा शायद बीच से, तो प्रोपेन बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल प्रोपेन के बनेंगे। कुछ मॉलिक्यूल हो सकता है कि बीच से ना टूटे, साइड्स थोड़ा सा टूटे, तो ब्यूटेन बनेगा और इथेन बनेगा। कुछ एक एक करके बीच में सारे इंडिविजुअल कार्बन टूट के अलग हो जाएंगे, तो बहुत सारे मीथेन मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसके अलावा अल्कीन भी प्रोड्यूस हो सकता है, 3 कार्बन वाला अल्कीन बन गया, 2 कार्बन वाला अल्कीन बन गया। जितने तरह के अल्केन बन सकते हैं जो इससे छोटे होंगे, जो इससे स्मॉलर होंगे साइज में, वो सारे बन जाते हैं। तो एक भयंकर सा मिक्सचर मिलता है हमको जब पायरोलिसिस करते हैं किसी भी चीज का। तो ये पायरोलिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए कि ये भी प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए कि अगर आप हाइड्रोकार्बन्स को हीट करोगे, पायरोलिसिस करोगे, तो वो टूट के अपने से छोटे छोटे अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और बहुत तरह के वैरायटी के अल्केन्स बन सकते हैं। अब एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी रह जाती है, वो है रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम हम सब जानते हैं, भाप को कहते हैं। तो स्टीम के साथ कैसे रिएक्शन होती है? किसी भी अल्केन को, जैसे मैंने यहां मीथेन लिया है, अगर उसको स्टीम के साथ हीट किया जाए, किसकी प्रेजेंस में? निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। निकल की प्रेजेंस में अगर किसी स्टीम के साथ अल्केन को हीट किया जाए इस टेम्परेचर पे 1273 केल्विन यानी 1000 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई टेम्परेचर पे अगर हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी, चाहे कोई सा भी अल्केन क्यों ना हो। मैंने मीथेन लिया है, कोई भी अल्केन हो, हर बार कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। उस अल्केन को स्टीम के साथ हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 1273 केल्विन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। इसमें जो हमको ये बाय प्रोडक्ट का हाइड्रोजन मिल रहा है ना, H2, तो जब भी कभी हाइड्रोजन गैस बनानी होती है तो इसी रिएक्शन से बनाई जाती है। यही करवाया जाता है हर बार। एक अल्केन लेते हैं, उसमें स्टीम मिला के उसको हीट कर देते हैं निकल के प्रेजेंस में, तो अपने आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। और एक बात यहीं पर याद रखनी चाहिए कि ये जो हमारा CO+H2 बना है,
इसको हम लोग सिंग गैस भी कहते हैं, SYNGAS, सिंग गैस। ये शॉर्ट है सिंथेसिस गैस का, क्योंकि इस गैस की मदद से कई सारे हाइड्रोकार्बन और बनाए जा सकते हैं, या अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, मीथेनॉल बनाया जाता है। तो बस इसलिए इसको सिंथेसिस गैस कह दिया गया, क्योंकि इससे कुछ चीजों का सिंथेसिस किया जा सकता है, इसलिए इसे सिंग गैस, सिंथेसिस गैस या सिंग गैस भी कहा जाता है। और इसे वाटर गैस भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए जरूरी है, हमें नाम याद रख लेना चाहिए। सिंग गैस कहें, वाटर गैस कहें, सब इसके मिक्सचर को कहा जाता है। कैसे बनता है, रिएक्शन हमारे सामने है। तो ये एक और केमिकल प्रॉपर्टी है अल्केन्स की। आई होप ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अब हमने अच्छे से समझ ली हैं। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं अगर कोई चीज समझ में ना आई हो। इसके साथ फिर हम अब नेक्स्ट क्लासेस से आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी अल्केन की डिस्कस करेंगे और फिर अल्कीन्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।